वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। भाग 2 के अंतर्गत हमको जो पहली यूनिट है लाइट, उसकी चर्चा करनी है और 8 चैप्टर भाग 1 में दिए हुए हैं। भाग 2 में आपके यहाँ 7 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर में सबसे बड़ी यूनिट यही है प्रकाशिकी यानी लाइट। इसके अंतर्गत आपको परावर्तन, गोलीय दर्पण, अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। फिर लेंस की बात करनी है, प्रिज्म की बात करनी है। इसके बाद मानव नेत्र, दृष्टिदोष और प्रकाशिक यंत्र, इतनी चर्चा हमको करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश आप जानते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या एक विकिरण है जो हमारे आँखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। यानी प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो, या ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का विकिरण है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हमने प्रकाश की बात की है। दृश्य प्रकाश वायलेट से लेकर रेड तक 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की जो किरणें हैं वो हमको दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से हमको वस्तुओं का आभास होता है, वस्तुओं को हम देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है? अगर प्रकाश किसी पालिशदार चिकने पृष्ठ पर टकराता है तो टकराने के बाद उसकी अधिकांश मात्रा उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की या उसी माध्यम में वापस लौटने की इस क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के लिए कुछ पद आवश्यक हैं। अगर एक पृष्ठ है जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, तो आपतन के पश्चात ये जो प्रकाश इस पर आपतित हो रहा था, इसका अधिकांश भाग इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ये एक तल हो गया। तल को बनाने के लिए हम इस तरीके का एक खींच देते हैं z डैश, और इस पर एक अभिलंब अगर खींचा जाए, ये अभिलंब हो गया, तो अगर प्रकाश की एक किरण आपतित हो रही है तो ये इस तरह वापस लौट जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये प्रकाश की आपतित किरण है। आपतित किरण, ये कुछ पद हैं, ये आपको आने चाहिए। और ये हो गया आपका परावर्तित किरण, और ये जो है ये अभिलंब कहलाता है। इसको हम अभिलंब कहते हैं। परावर्तित किरण और आपतित किरण हो गई, और ये तल पर अभिलंब हो गया। और ये जो ये बना हुआ है इसको हम परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी पृष्ठ से टकराकर किरणें वापस लौटती हैं। यहाँ पर हम A कह दें, इसको B कह दें, तो इसको C कह सकते हैं। ये आपतित कोण और ये परावर्तन कोण कहलाता है, और ये आपतन कोण। ये कुछ पद हैं जो आपको आने चाहिए, और इस प्रकार से परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यानी परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी एक पृष्ठ पर आपतित होकर उसी माध्यम में चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन 2 नियमों के अंतर्गत होता है। महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा के लिए नहीं, लेकिन प्रायः प्रैक्टिकल में, वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि परावर्तन क्या है। तो परावर्तन ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए ये। और परावर्तन 2 नियमों के अंतर्गत होता है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, या दूसरा नियम क्या है? परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। तो 2 नियम हैं,
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर अभिलंबवत आपतन, अभिलंबवत आपतन हो मतलब आपतित किरण अभिलंब की दिशा में हो, तो आई का मान 0 हो जाएगा। यानी अगर अभिलंबवत आपतन है तो आई 0 होगा, यानी प्रकाश उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे विकल्प का कि अगर प्रकाश पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण कितना होगा, या प्रकाश जब पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो क्या परावर्तन की क्रिया होगी, तो आप लिखेंगे जरूर होगी। और आपतन कोण चूंकि 0 अंश है इसलिए प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो ये बात हुई प्रकाश के परावर्तन की। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या है? दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रखें तो दर्पण में हमको उस वस्तु की आकृति दिख जाती है। तो दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर दर्पण में जो आकृति बनती है या दर्पण में बनने वाली वस्तु की आकृति को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु को बिंब कहा जाता है और जो उसकी आकृति दर्पण में दिखाई देती है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, प्रति माने जो उसकी एक दूसरी उसी की छाया बन रही है या उसी तरीके की एक आकृति जो हमको दिख रही है वो हम उसको प्रतिबिंब कहते हैं और वस्तु को बिंब कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती प्रतीत होती है, मिलती हैं अथवा आती प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, तो जब अलग अलग बिंदुओं का प्रतिबिंब बनेगा तो मिलकर यानी उनका पूरा जो मिलने से एक आकृति बनेगी वो वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। और दो प्रकार के प्रतिबिंब हो सकते हैं, एक वास्तविक और आभासी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या है? रियल इमेज का मतलब हुआ, तो कहने का मतलब हुआ कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होगी? किसी बिंदु वस्तु यानी अगर कोई बिंदु वस्तु है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। वास्तव में मिलती हैं माने रियल रूप से मिलती हैं, तो ऐसी इमेज जो बनती है उसको हम रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज क्या है? अगर किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, जाकर मिल रही हैं और आती प्रतीत होती हैं, दोनों में अंतर है। तो जाकर अगर मिल रही हैं तो वो रियल इमेज हो जाएगी, जबकि अगर वहां से निकलती प्रतीत हो रही हैं यानी किसी दूसरे बिंदु से आती प्रतीत हो रही हैं तो इस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका हम केवल फोटो ले सकते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये बात हुई दर्पण प्रतिबिंब की। अब हम बात करें अगर दर्पण की, तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? व्यवहारिक रूप से हम रोज घरों में उपयोग में लाते हैं, चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्लेन होता है वो, उस पर अगर आप हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल प्लेन दिखेगा। और दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कैसे होते हैं? अगर एक कांच का गोला है और इस प्रकार से इस गोले का एक कटा हुआ भाग ले लिया जाए, ये कांच का एक गोला है और इसका एक कटा हुआ भाग ले लिया जाए, इस तरीके से हमने इसका एक भाग काट लिया, इस तरीके से एक भाग काट लिया, तो हमारे पास जो एक छोटा भाग ये बचा, ये हमने काट लिया। ये वाला भाग जो हमारा बचा, ये वाला, इसमें हम दो तरीके से पृष्ठ को सतह को बना सकते हैं, परावर्तक तल को। एक तो ये बनाया यानी उभरे हुए तल को हमने परावर्तक तल बना दिया, तो जब उभरे हुए तल पर पेंट कर दिया गया, माने ये जो है ये क्या है? परावर्तक तल है, परावर्तक तल।
जैसे यहाँ था ये परावर्तक तल था ये, वैसे यहाँ पर धंसा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल है। तो जब धंसा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल होगा तो इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर कटे हुए भाग के इस पृष्ठ पर हम कलई कर दें, माने पेंट लगा दें, तो इस प्रकार से हमारा जो पृष्ठ होगा वो उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल होगा और इस प्रकार का जो दर्पण बनेगा वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी गोले के, किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग ले लें कटा हुआ और उसमें हम उभरे हुए पृष्ठ पर पारे की कलई कर दें, तो इस तरीके से जो धंसा हुआ पृष्ठ होगा, गहरा वाला पृष्ठ होगा, वो परावर्तक तल का काम करेगा और इसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। और इसी प्रकार से अगर हम धंसे हुए भाग पर यानी गहरे भाग पर पेंट कर दें, काला कलई कर दें पारे की, तो जो उभरा हुआ पृष्ठ होगा वो परावर्तक तल का काम करेगा और इस प्रकार से जो हमको दर्पण मिलेगा वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब कलई करने का क्या मतलब हुआ, इस पर एक तल पर पारे का पेंट लगा दिया जाता है। पारे की कलई का मतलब हुआ पारे की एक सतह लगा दी जाती है और सतह लगाने के बाद लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है। आप समतल दर्पण ले लीजिए, घरों में रखा होता है और उसके पीछे हार्डबोर्ड या पेपर या कुछ लगा होगा, उसको आप निकाल दीजिए। निकालेंगे तो उस पर लाल लाल पेंट लगा होगा, लाल या स्लेटी कलर का या कुछ भी ग्रे कलर का होगा या रेड होगा, इस तरीके से लगा होगा और उसको अगर आप खुरच देंगे तो उसके नीचे पारा होगा। तो कांच की किसी भी दर्पण को बनाने के लिए उसके एक सतह पर पारे की कलई कर दी जाती है और पारे की कलई करने के बाद उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है और इस प्रकार से जब ये तैयार होता है तो ये दर्पण हो जाता है, क्योंकि उसका एक सतह परावर्तक होता है, एक सतह से रिफ्लेक्शन हो सकता है, दूसरे सतह से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट लगा हुआ है। उधर से हम देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये बात हुई अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अगर हम इस पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ को जब ऐसे बनाया गया तो जिधर इसका केंद्र है, ये केंद्र है, तो ये गोले का केंद्र हो जाता है और इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या, अगर हम इस तरीके से एक भाग बना रहे हैं, मान लीजिए उत्तल दर्पण इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से इसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल होगा, धंसे हुए भाग पर कलई होगी, तो इस प्रकार से ये C होगा और ये जो होगा वो R होगा। R माने वक्रता त्रिज्या और C माने वक्रता केंद्र। तो कोई भी गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और कोई गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं और कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित। अब परावर्तक तल का एक मध्य बिंदु होता है, इसको पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं, P कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आपको ये आनी ही चाहिए, अन्यथा कुछ को नहीं हो पाएगा। तो दर्पण के पोल तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम दर्पण के पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और पोल को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक दर्पण का द्वारक होता है, परावर्तक तल का जो व्यास है, परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब बात आती है मुख्य फोकस की। तो दर्पण का फोकस, इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं। दो स्थितियां हैं और हमने आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात की गई कि उत्तल दर्पण क्या होगा और अवतल दर्पण क्या होगा। जब किसी दर्पण का धंसा हुआ पृष्ठ यानी गहरा वाला पृष्ठ
परावर्तक पृष्ठ होगा तो वो पृष्ठ वो जो दर्पण बनेगा वो अवतल दर्पण कहलाएगा, और अगर उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल है तो वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। और हमने आपको बताया कि दर्पण बनाने के लिए जो इसके पृष्ठ होते हैं, अगर हम धंसे हुए या उभरे हुए एक पृष्ठ पर पारे की कलई करके, पारा यानी मरकरी का एक लेयर लगा दिया जाता है, कलई कर दी जाती है और उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है। जरूरी नहीं है लाल हो, ग्रे कलर का यानी स्लेटी रंग का भी पेंट लगा दिया जाता है। आप दर्पण को हटाएंगे, दर्पण के पीछे भाग पर जहां हार्डबोर्ड लगा होता है उसके नीचे आपको लाल ऑक्साइड का पेंट यानी लाल रंग का पेंट या ग्रे कलर का पेंट दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाए जाते हैं। अब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिससे आती प्रतीत होती है। यहाँ होकर जाती हैं, रियल पॉइंट है, ये वास्तविक बिंदु है, और यहाँ क्या है, निकलती प्रतीत होती हैं। ये उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो उससे टकराकर फैल जाती हैं। जबकि अवतल दर्पण का जो काम है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणें जब इस पर आपतित होती हैं तो टकराने के बाद ये एक बिंदु पर सेंट्रलाइज करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसको दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए यही परिभाषा कुछ और होगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती प्रतीत होती हैं उसको दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। यह आपका ध्रुव हो जाता है, और वक्रता त्रिज्या और फोकस में एक संबंध होता है। फोकस हो गया, फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को F से, और वक्रता त्रिज्या को C से, वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं स्मॉल r लिख दिया जाता है और कहीं कैपिटल R भी लिख दिया जाता है। और F और R में एक संबंध होता है, F बराबर R/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी, और वक्रता त्रिज्या माने ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये संबंध भी आपको पढ़ना है, न्यूमेरिकल के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वैसे ये चैप्टर आपके 11th-12th फिजिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चैप्टर का मतलब ये टॉपिक वाइवा के दृष्टिकोण से प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी जरूरत हो सकती है, 1 नंबर का ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन का कंप्लीट कराया, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब परावर्तन के लिए कुछ सूत्र हैं, और परावर्तन अपवर्तन के लिए सबसे बड़ी बात है कि दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो दूरी नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी है, उसकी चर्चा हम अपने अगले सेशन में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें। वीडियो को पूरा देखकर अपना नोट्स जरूर तैयार करें। धन्यवाद।